हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बेयर लैम्बर्ट्स एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, एक एब्जॉर्प्शन लॉ है और ये किसके अंडर आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आता है। ठीक है, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके अंडर ये लॉ आता है हमारे पास। ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो मैटर है वो एब्जॉर्प्शन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ये जो मैं अभी आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनकी स्टडी है किसके साथ, मैटर के साथ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है पास हो रही हैं, मैटर के पास जा रही हैं। अब ये जो हमारा मैटर है, मैटर क्या है, कोई भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी चीज जिसके पास अपना मास है और स्पेस है वो क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो मैटर है वो कितनी अब्जॉर्प्शन कर रहा है, कितनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इससे पास हो रही है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो हमें कौन बताएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है। हमारे पास टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किस पर डिपेंड करेगी, मैटर के ऊपर। अब ये चीज को हम इस तरीके से समझेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस द रेडिएशन में बी इधर एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करेंगे थ्रू अ सब्सटेंस, तब हमारी जो रेडिएशन है या तो वो एब्जॉर्ब होगी या ट्रांसमिट होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो वेवलेंथ जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ किस हिसाब से जा रही है उस एटम के पास या उस मैटर के पास, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, और वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सब्सटेंस का वो कितना एब्जॉर्व करता है उसको, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको अभी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। Absorption of radiation would naturally bring about an increase in the energy of the molecule। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो जाएंगी, स्ट्राइक करेंगी हमारे एटम के साथ में, तो वो जो हमारा एटम है वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। अब उसमें जो सब्सटेंस है जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे उनकी जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब उनमें एनर्जी थोड़ी और प्लस हो चुकी है। तो उस वजह से क्या होगा, द एनर्जी गेन्ड बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अब जैसे ही वो एनर्जी को गेन करते हैं वो वाली एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, वो हम देखते हैं कि क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के और क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो अब हमने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ, तो अब यहां से ही हमें क्लियर आउट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं विद शॉर्टर वेवलेंथ हैव मोर एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि शॉर्ट वेव लेंथ होगी जिनमें, ठीक है, जो छोटी वेव्स की होंगी उनमें वेवलेंथ भी शॉर्टर होगी, तो वो उनसे जो है उनकी जो एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा रहेगी। अब जैसे कि हमारे पास इस तरीके से क्या जाती हैं, वेव्स जाती हैं। ठीक है, तो ये जो वेव्स हैं, वेव्स के पास में हमारे पास अपर क्रस्ट होता है, नीचे ट्रफ होता है। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इन अ पर्टिकुलर वेव। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेव है, इसमें हमारे पास एडजेसेंट क्रस्ट है, ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और यही क्या होता है, हमारा वेव लेंथ होता है। और हमने कहा कि जो भी एनर्जी गेंड होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेवलेंथ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है, हमारा जो सब्सटेंस है, जो भी हमारा मैटर है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। अब हमारी अगर ज़्यादा बड़ी वेव होगी, ज़्यादा
ज़्यादा बड़ी वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसमें एकदम से वेव वेव बहुत फास्टली मूव करती है, ठीक है। हमने कहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है, लाइट की तरह होती हैं, ठीक है। वेव लाइक करेक्टर, ठीक है, वेव लाइक करेक्टर होता है उनका, ठीक है। आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी होगी, उसी तरह से है हमारे पास में। तो ये वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो बहुत फास्ट होती हैं ये। तो जैसे ही ये मूव करेंगी वहां से, तो कितना हमारा जो मैटर है वो एब्जॉर्व करेगा। अगर ज़्यादा बड़ी होगी हमारी वेव तो वो कुछ ही एब्जॉर्व कर पाएगा, ठीक है, और एनर्जी थोड़ी ही ले पाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी शॉर्टर वेव होती हैं, जिनकी शॉर्टर वेव लेंथ होती है, वो ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, ठीक है। बहुत फास्टली जाएंगी, एनर्जी स्ट्राइक बहुत फास्टली स्ट्राइक करेंगी और हमारा मैटर उनमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन होगी और फिर एमिट कर देगा। जितना वो एब्जॉर्ब करना चाहता है उतना करेगा, बाकी का वो एमिट कर देगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स विच पास अक्रॉस अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है वेव की। अब यहाँ से आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई हैं अक्रॉस अ पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? मैटर आ जाएगा। कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई हैं थ्रू अ मैटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। जितनी ज्यादा वेव्स वहां से जाएंगी, जितनी ज्यादा वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव्स वहां से जाएंगी मैटर से, उतनी ही ज्यादा वो एब्जॉर्व करेगा। एक गई, दो गई, तीन गई, तो उनसे उनको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, और वो मैटर क्या कर रहे हैं? एनर्जी को गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर वेव बड़ी होगी, वेवलेंथ बड़ी होगी, तो कम ही वेव्स वहां पर जा पाएंगी इन 1 सेकेंड। इस वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी वो लेंगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ होगी उतनी कम वो एनर्जी लेंगे, उतने ही कम जो है वेव वहां से जा पाएगी इन 1 सेकेंड, ओके। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल में लीड टू इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अब क्या हुआ? एनर्जी तो गेन कर ली हमारे मॉलिक्यूल ने, जैसे वो एनर्जी को इंक्रीज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का मतलब क्या है? कि हमारा जो पहले जो एनर्जी लेवल हमारा उसका ये था E1, ठीक है। E1 से वो E2 की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा है। और यहाँ पर इसकी जो जैसे इसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया, इसमें एनर्जी गेन हो गई और इसने एक एक्साइटेशन शो करी और E1 लेवल से E2 लेवल की तरफ को आ गया। और ये जो एक्साइटेशन होती है ये दो तरह की होती है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना मैंने अभी आपको बता दिया। अब जो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें क्या रहता है हमारे पास? जो अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इन्वॉल्व करती हैं मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द विजुअल एंड अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। हमारे पास विजुअल रीजन होता है और एक अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। अब हमने देखना है कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हुई, कौन से वाले रीजन में हुई है। विजिबल लाइट को हम क्या बोलते हैं? विवग्योर बोलते हैं। बहुत छोटे से आप पढ़ते आ रहे हो। ये रेंज करती है फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो यूवी रीजन है वो रेंज करता है फ्रॉम 200 टू 400 नैनोमीटर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि इतना इतना इसका रेंज होती है और इस रेंज में वो कहीं पर एब्जॉर्ब होती है लाइट, तो अब यहाँ पर इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को शो करता है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। इस वजह से इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है एब्जॉर्प्शन लॉस। एब्जॉर्प्शन लॉ है हमारे पास बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ बहुत ही इजी है, बहुत आसान है ये। इसमें क्या है? हमारा जो मीडियम है ये नॉन एब्जॉर्बिंग होता है और जो हमारा इसके अंदर सब्सटेंस रहता है वो एब्जॉर्बिंग होगा, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब कि I0 इज अवर इंसिडेंट लाइट है,
ठीक है, इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की, कि कितनी इंटेंसिटी के साथ हमारी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर रही है टू द मैटर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका मीडियम है ये नॉन एब्जॉर्बिंग है, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो हमारे मैटर हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और जैसे ये वाले मैटर हमारे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इन्होंने ले ली लाइट, जितनी इनको एब्जॉर्ब करनी थी इन्होंने कर दी, और फिर बाकी की इन्होंने क्या कर दी, एमिट कर दी। और ये जो लाइट एमिट हुई है उसको हम बोलते हैं आई, और इसी चीज को हम ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं, और आई टी से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। हुई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेंस। ओके, कितनी इंटेंसिटी के साथ ट्रांसमिटेंस हुई है। अब यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो रही है कि जितना ज्यादा हमारा सब्सटेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर हमारा सब्सटेंस है, तो वो जो सब्सटेंस है ये मैटर है हमारा, जितना ज्यादा हमारा मैटर की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 हैं तो 10 ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, 15 होंगे 15 और भी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस वजह से ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है। बियर्स लॉ ने हमें ये कहा कि जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की है इन मोल पर लीटर। हमारा एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है वो क्या है, मैटर है। और इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन जो है हमें एक तरह से डिफरेंस बता रही है इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस कितनी घटी हमारी जो ट्रांसमिटेंस हुई है लाइट में, इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेंस। ठीक है, इनके बीच का ये डिफरेंस बता रही है। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे, लॉग आई नॉट अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द कंसंट्रेशन। इसी तरह से हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर वो मैटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर ये पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। बियर्स लॉ के मुताबिक क्या था, उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा मैटर होगा उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, मैटर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। ओके, और जो लैम्बर्ट्स लॉ है, लैम्बर्ट्स लॉ के मुताबिक जितनी ज्यादा पाथ लेंथ होगी, ये है हमारा बीकर, इसकी पाथ लेंथ थोड़ी कम है, इसमें कम ही लोग आ पाए हैं, कम ही मैटर आ पाए हैं, जबकि इस वाले में थोड़े ज्यादा मैटर आ पाए हैं, इस वाले में बहुत ज्यादा मैटर है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगी वो इस वाले में होगी, क्योंकि इसमें जो हमारा मटेरियल है यानी कि जो हमारा सब्सटेंस है वो ज्यादा है। तो ये उन्होंने कहा कि जो हमारा एब्जॉर्ब्स जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करती है ऑन दी पाथ लेंथ। ठीक है, जितनी ज्यादा पाथ लेंथ होगी उसमें उतने ही ज्यादा हमारे लोग होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे मैटर होंगे, और वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि उतनी ही ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उनके मुताबिक एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ ज्यादा है, ज्यादा जितना ज्यादा बड़ा बीकर होगी, पाथ लेंथ क्या है हमारे पास, थिकनेस इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थिकनेस को अगर हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, 10 में अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है उसमें 5 आ रहे हैं, हमारे 15 हो गए, 15 में हमारे 10 हमारे क्या आ जा रहे हैं, मैटर आ जा रहे हैं। तो 10 वाले ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को इन कंपैरिजन टू द किसके, 5 के, क्योंकि वहां पर पाथ लेंथ ज्यादा थी, वहां पर 10 आराम से आ जा रहे थे उस सब उस बिकर में। ठीक है, या उस पाथ लेंथ में उतने लोग आराम से आ जा रहे थे। तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लॉग आई नॉट अपॉन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट इज अवर पाथ लेंथ। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे हम। ठीक है, एक ने कहा कि कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ने कहा कि पाथ लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, हमारे पास इस तरीके से आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बाय किसने कहा था कि कंसंट्रेशन के बराबर है, बाय बियर्स लॉ, एंड लेंथ के लिए लैम्बर्ट्स लॉ ने कहा था। अब इस चीज को हम ये जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको एप्सिलॉन ने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारी क्या हुई, किसके बराबर है, लॉग आई नॉट अपॉन आई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये कंसंट्रेशन
ऑफ द मैटर पर डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा। ये था हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।